Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम करने वाले हैं अगेन 1300 प्लस कॉमन एरर्स का, जैसा हमारा कोर्स चल रहा था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपना पार्सिंग के थ्रू एंड इसमें आपके जो भी रूल्स हो रहे होते हैं उनका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो सारे के सारे हम लॉजिक्स को देखते हुए सारा एरर्स को हम कवर कर रहे हैं। एंड अभी तक हमारा डे 10 हो गया है, आज हम करेंगे अपना डे 11, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आपने पहले ही क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख लेना एक बार, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आई बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करोगे तब भी दिख जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और भी कोर्सेज हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। और स्टार्टिंग से देखना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से लिंक होकर चल रहा है। मैं कुछ चीज़ें जो आपको पहले बता चुका हूँ उनका यूज़ मैं कहीं ना कहीं आपके अगले डे में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है अपने पास में, देखो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आज तक जितने भी एसएससी ने पूछे हैं आपके 1300 प्लस एरर्स जो हैं हम वहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपके लिए कोर्स मैं लेके आया हूँ, और इसमें आपके सीजीएल प्री एंड मेंस के लिए हेल्पफुल है, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ का प्री एंड मेंस के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, सारे के सारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स चल रहा है, जो कि अभी आपकी क्लास हुई होगी 9 AM को डेली 9 AM को आपकी वोकैब की क्लास होती है, उसे आप जाके जरूर देखा करो। उसमें आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो करवाए जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करने के लिए। आप एक बार उन सारे वर्ड्स को करते जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं चेंज महसूस होगा, और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके और सारे कोर्सेज चल रहे हैं, देख लो भाई, ये आपका 18 सेट सीजीएल के सारे हो चुके हैं, स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है सॉरी। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज हो गई है ना, ये सारे के सारे चल रहे हैं। सीएचएसएल का मैथ का क्रैश कोर्स हो गया, और भी स्ट्रेटजी की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो वो जाके आप देख लेना। ये आपका डाउट डिस्कशन, ये सारी चीज़ें ना जाके आप देखते रहना। इसके बाद में हम फटाफट से हम अपने आज के डे 11 पर जाते हैं ना। चलो भाई अब देखते हैं आज का डे 11 हमें क्या दे रखा है। आज के क्वेश्चन में हमें 181 क्वेश्चन से करना था, है ना। 180 क्वेश्चन हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आज का ये रहा आपका डे 11, और क्वेश्चन नंबर 181 ऐसे आप जरा पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो जितनी भी आपके सामने एरर आए ना, आपको क्या करना है, एक बार पॉज करके सोचना है, ठीक है ना, कि कहाँ पर एरर आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपको बता ही दूंगा कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा और आपको कहाँ एरर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज ट्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है ना। तो क्या है भाई, इन द बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड कोई पार्टी चल रही है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, दे, यानी कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपका दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दे कुड हियर, यानी कुड क्या हो जाएगा, आपका मॉडल हो जाएगा, हियर आपकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में जॉन कैसे सुना उन्होंने, तो जॉन को सुना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो जॉन है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, जॉन हंस रहा है और जोकिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लाफिंग एंड जोकिंग क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी वर्ब। क्लियर है। अब ये अगर वर्ब हो जाएगी तो आपका लाउडली क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से मुझे जरा। लाउडली क्या हो जाएगा, ये जोकिंग को और लाफिंग दोनों को ही ये इंटेंसिफाई कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है भाई, वर्ब के बारे में बता रहा है। आपकी लाफिंग और जो आपकी जोकिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब्स हैं, ठीक है ना। तो क्या उन्होंने सुना कि जॉन क्या कर रहा है, उस पार्टी में लाफ कर रहा है, यानी हंस रहा है और जोक करता जा रहा है। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, यानी कि जॉन जो है वो लाइफ एंड सोल था। अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, यहाँ पर आपकी पार्टी जो है, यहाँ तक की जितनी भी आपने बातें करी हैं स्टार्टिंग में, उससे आपको ये नहीं लग रहा है क्या, ये जो पार्टी चल रही है एक स्पेसिफिक पार्टी के बारे में बात हो रही है, जिस पार्टी के बैकग्राउंड में वो लोग सुन सकते थे कि आपका जो जॉन है वो लाफिंग पर कर रहा है, जोकिंग कर रहा है, ठीक है ना, लाउडली। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये जो आपकी पार्टी है ना, वो पार्टी आपकी एक स्पेसिफिक पार्टी है, ठीक है ना। तो अगर स्पेसिफिक पार्टी है तो हम यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप रीडिंग नहीं करोगे ना तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आया करेंगी। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब एनी को हटा के मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे स्पेसिफाई करना है इस पार्टी को, तो मैं यहाँ पर एनी के प्लेस पर क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं दा लगा दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप की एरर्स होती है ना, आपको नॉर्मली देखने में नहीं आती है पकड़ में, ये आपको कब आएंगी, जब आप रीडिंग करोगे, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा कि आप ग्रामर को हमेशा रीडिंग से आप अटैच करके चलो, चाहे आप वो नोवेल पढ़ो चाहे स्टोरी बुक पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के एडिटोरियल पढ़ते रहो, ठीक है ना। कोई नॉर्मल सी बुक पढ़ो जो आपको समझ में आ सके, या फिर कोई नोवेल पढ़ लो। नोवेल में क्या होता है ना, आपको स्टोरी चलती रहती है आगे, तो आपका उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, और कहीं ना कहीं जो वर्ड्स की आपको मीनिंग नहीं भी पता है ना, आप उसका सेंस लगा लेते हो,
ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपका माइंड धीरे धीरे सीखता जाता है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में हमने क्या कर लिया यहाँ पर कि पार्टी क्या है अपने को पता है, पहले से पार्टी के बारे में स्पेसिफाई कर दिया। इतना बड़ा जो सेंटेंस है ना ये पहले, ये इसलिए ही दिया है कि आप पहचान सकें ये जो पार्टी चल रही है ये पार्टी आपकी स्पेसिफिक हो चुकी है, ठीक है ना। तो जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट। और वो क्या कर रहा था, एक ना एक जोक आपका कुछ मिनट में छोड़ रहा था, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या मैं? हाँ भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 पे कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बिना शर्माए हुए पूछ लिया करो, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 182 क्या है। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, यानी कि मैं सोच रहा था यदि मैं कुछ कर सकता हूँ हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, थिंकिंग आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इफ़ क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बोलो फटाफट से। इफ़ आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आई क्या हो जाएगा, अगेन सब्जेक्ट टू हो जाएगा। कुड क्या हो जाएगा आपका, मॉडल वर्ब हो जाएगी, है ना। या फिर आप इसे हेल्पिंग वर्ब बोल दो। कुड डू क्या हो जाएगा आपका, ये उसकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई कुड डू व्हाट, तो एनीथिंग। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, टू यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये प्रिपोजिशन हो जाएगा। एंड हेल्प हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, बोलो फटाफट से। टू हेल्प क्या हो जाएगा, देखो अब ये जो टू हेल्प है ना ये आपका यहाँ पर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अच्छा, इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हुआ है, जरा आप ये बात जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो टू हेल्प इन्फिनेटिव है, यहाँ पर आपका जो इन्फिनेटिव है वो भी ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। और अपने को पता है एनीथिंग भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो ये कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझना सिखाया था कि आप कैसे समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। अगर डाउट होता है तो मैं अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीच बीच में आपसे चीज़ों को पूछता रहूँगा जिससे पता भी तो चले कि आप सीख क्या रहे हो, ठीक है ना। बैठे बैठे ये तो नहीं है कि भागवत से चल रही है और आप बढ़िया यहाँ पे भजन सुन के चले जा रहे हो, है भाई। खैर ये हो जाएगा आपका आई। हाँ, पिछले क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी आपका एरर नहीं रहेगी क्योंकि आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है फिट हो गई हैं, ठीक है ना। तो पार्सिंग करने का यही सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट होता है, निकल के आ रहा होता है कि यहाँ पर हमारा मतलब अगर एरर होगी तो वो हमें दिख जाती है, अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, ठीक है ना। पार्सिंग से करके देख लिया हमने, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए चीज़ों को आपको पहचानना आना चाहिए। हमें सेंटेंसेस को बस क्या करना है, तोड़ना ही तो है। देखो अब आपका ये क्या है, आई मेंट नथिंग, यानी आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, मेंट आपकी वर्ब हो गई, नथिंग क्या हो जाएगा, देखो वहाँ पे एनीथिंग था जैसे, वहाँ पर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नथिंग। तो आपका ये क्या हो गया, नथिंग हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, लेस देन टू कंपेल यू टू कम, यानी कि मेरा ज़्यादा मतलब नहीं था, लेस देन टू। अब देखो ये कभी भी आपका जब यूज़ हो जाता है ना, लेस देन टू, अब ये जो टू है ये आपका कैसे यूज़ हुआ है, एक बात समझना। ये टू आपका एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, बात को समझना। यहाँ पर आपका ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपका अगली वाली ये जो वर्ब आ रही है ना, ये आपकी V1 में नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है पूछो, क्योंकि आपका ये अगर प्रपोजिशन हो गया, इस प्रपोजिशन को मैंने आपको हमेशा बताया है, एक प्रपोजिशन अगर आया है तो उसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको अपना प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कोई वर्ब तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है आपका, ओनली नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ये दो चीज़ें ही आपकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन सकती हैं। तो मुझे यहाँ पर नाउन चाहिए, इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंपेल का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कंपेलिंग का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा मैं, कंपेलिंग का, क्योंकि कंपेलिंग क्या हो जाता है आपका, जीरंड हो जाता है, और जीरंड एज अ नाउन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। इसका यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेलिंग का, ठीक है ना। तो हम कंपेलिंग का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब ये क्या आपको रूल्स क्या रटा दिए जाते हैं, रट्टे वैसे बैठा दिए जाते हैं कि कभी भी देन टू आ जाए तो इस देन टू के बाद में आपको इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है। किसका यूज़ करना है, जीरंड का यूज़ करना है। आपको ऐसे रट्टे बैठा दिए जाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा ना कि आपके कभी भी अगर इन्फिनेटिव आ रहा होता है तो उसमें टू प्लस का V1 ये पूरी इन्फिनेटिव की फॉर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका ये जो टू है ना, ये V1 के साथ लग ही नहीं रहा है, ये तो देन टू के साथ लग रहा है। ये आपकी क्या है, प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है। इस प्रपोजिशन को क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अपना जीरंड बनेगा। इसलिए हमने वहाँ पर कंपेलिंग का यूज़ कर लिया, कि कंपेलिंग क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा। बात को समझ पाए क्या, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। अब इस तरीके की चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेगी, अब आपको ये अपने ध्यान में रह जाएगा कि कभी भी ऐसा देन टू का यूज़ हुआ है तो ये देन टू क्या है, अपनी प्रपोजिशन ही तो हो रही है यहाँ पे, बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो जैसे यहाँ पे आपका टू कम है, टू कम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टू कम एज अ प्रपोजिशन यूज़ नहीं हो रहा है, ये आपका कैसा यूज़ हो रहा है, इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये आपका एज इन्फिनेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हटाता हूँ इसको।
क्वेश्चन नंबर 184 देखो, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो फीमेल्स क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट क्या होगा जरा बताना फटाफट से। मैं आपको क्या बताया हूँ, नॉट, नॉट होता है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आप पता रखा करो, नहीं तो कोई आपसे आगे पूछ ले तो कितनी बड़ी शर्म की बात है भाई, कि भाई ये एसएससी निकालने वाले हैं, इनको ये नहीं पता नॉट क्या होता है। ठीक है ना, चलो इस तरीके की शर्म से बचना है। और आर क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अपॉइंटेड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इसके बाद में आपका इन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा अपना प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन आए तो प्रपोजिशन को क्या चाहिए बोलो, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका पीओ। इसके बाद में ये जो अवर आ रहा है, अवर क्या कर रहा है, कॉलेज को, कॉलेज का क्या कर रहा है, इसका वो पोजेशन बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर है। पीओ क्या होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। हटा दो इस क्वेश्चन को, आप नोट कर लेना, कोई इसमें और इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारी की सारी चीज़ें जो है बिल्कुल करेक्टली पुट हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत समझ में आ नहीं रही है। ठीक है ना, तो ये आपका नो एरर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 देखो अपने पास में क्या बोलने की कोशिश में है। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. Okay. अब देखो उसने क्या किया है, 4 प्लेस को पढ़ लिया है जो लिखे गए हैं किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। अब मुझे ये दिख रहा है बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, एंड बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, है ना। तो मतलब उसका जब तक वेकेशन ख़त्म हुआ, यानी कि ये जो आपका काम है हो गया है। यानी कभी भी मैंने आपको बताया है ना, कभी भी आपका टाइम के बारे में कोई भी चीज़ बता दे, यहाँ पर आपका लेकिन सिंस या फॉर का यूज़ ना हुआ हो, सिंस या फॉर या फ्रॉम, ठीक है ना, इन तीन चीज़ों का यूज़ आपका ना हुआ हो, यानी कि आपको पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया है। आपको यहाँ पर क्या बता रहा है वो समझना होगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं, ये है क्या, ये है आपका कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन। ठीक है ना, यानी कि आपका कोई एक एक्शन है जो कि कंप्लीट हो गया है। तो कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं हमेशा, तो बच्चों हमेशा याद रखना, हम उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भाई, सिंपल पास्ट का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या सेंटेंस आना चाहिए, ही हैज़ रेड 4 प्लेज, या फिर आपका ही रेड 4 प्लेज। यहाँ पर आपका V2 यूज़ होगी रीड की, जो रेड होती है, इसको हम रेड यहीं पे ऐसा रखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एज अ V2 यूज़ हुए, ये बात थोड़ी ध्यान रख लेना। और यहाँ पर आपका क्या किया उसने, पढ़े लिए हैं कितने, 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। यहाँ पर अब आपका मामला ठीक हो गया है, यानी कि वेकेशन ख़त्म होते होते जो वेकेशन का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है, और उसको ख़त्म होते होते मैंने क्या किया है, अपने जो है 4 प्लेज को उसने पढ़ लिया है जो लिखे गए थे शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, समझ पाए आप क्या आपका डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम सिंपल फास्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ अब मैं। इसको आप नोट डाउन करते रहना आराम से, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप जरा ये ना, आप जितनी भी एरर्स आती हैं इनको आप पॉज करके एक बार खुद से सोचने का प्रयास किया करो, मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ क्या नहीं लगा सकता हूँ, है ना, इस तरीके से। खैर, अब देखो क्या है अपने पास इस क्वेश्चन में, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अब कभी भी आपका देखो एंग्री के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंग्री कभी भी आपका आता है तो इस एंग्री के साथ में आपकी प्रपोजिशन कौन सी सेटिस्फाई करती है बोलो ज़रा मुझे। इसके साथ में आपकी एट प्रपोजिशन हो जाए, चाहे आप अबाउट बोल दो। अबाउट किसके लिए होता है, अबाउट आप किसी चीज़ को, ये एक ऐसा एक्शन हुआ है जिसके बारे में आपको अच्छा नहीं लगा वो एक्शन, है ना, आप उस एक्शन को देखे एंग्री हो गए, तो उसे मैं बोल दूंगा अबाउट बोल दूंगा। जैसे आई एम एंग्री अबाउट मीटिंग विद यू, है ना, तो मैं इस मीटिंग के बारे में एंग्री हूँ, तो इस तरीके से। इसके अलावा आपका क्या यूज़ हो जाता है, आपकी विद प्रपोजिशन भी यूज़ हो जाती है, ठीक है ना। एट या विद प्रपोजिशन आपको दिखेगी तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर दोगे एंग्री के साथ, नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर रॉन्ग कर देंगे। अब देखो क्या है, द ऑफिसर है वो एंग्री हो गया है ऑन द क्लर्क। अब यहाँ पर ऑन द क्लर्क आना चाहिए या फिर एट आना चाहिए या फिर विद आना चाहिए, तो या तो आप यहाँ पर एट कर दो या विद कर दो। अबाउट का तो सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि अबाउट हम किसी चीज़ के लिए करते हैं ना, यहाँ पर आपका पर्सन बैठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एट या अबाउट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सॉरी एट या विद का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप कर दो या तो एट लगा दो या विद लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपका ऑन नहीं चलेगा। तो एरर तो आ गई है सेकंड वाले ऑप्शन में। फिर क्या हो गया, ये फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, यानी किसके लिए वो गुस्सा है, फॉर नॉट अटेंडिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बेटा ये अगर प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट पता है क्या हो जाएगा,
नॉट अटेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका अटेंडिंग होगा जो कि अपना जीरंड की तरह यूज़ हो रहा है, तो एज अ नाउन यूज़ हुआ है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है ना। एज अ जीरंड यूज़ हुआ है तो फॉर प्रपोजिशन का ये क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो नॉट है ना, नॉट मैंने आपको बताया था ना, नॉट क्या करता है, ये आपका जीरंड है क्या। अब देखो बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो मैंने आपको जीरंड और ये जितने भी सेमी वर्ब्स होते हैं, जीरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, है ना, ये और पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये क्या होते हैं, आपके सेमी वर्ब्स होते हैं। यानी कि इनमें नाउन का जो फंक्शन होता है वो भी होता है, लेकिन है तो ये जन्म से वर्ब ही, है ना। वो तो बड़े होके इसमें आईएनजी लगा के हमने लगा दिया कि चलो नाउन की तरह यूज़ हो जाना तुम। लेकिन अगर ये वर्ब है तो कहीं ना कहीं ये वर्ब का जो क्वालिटी है वो भी पजेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वालिटी पजेस करते हैं। ये अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, पता है, क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है ना। तो सेमी वर्ब क्या करते हैं, अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी रख लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं। अब अच्छा, अब ये नॉट लगा दिया। अब ये नॉट क्या है, ये अगर आपका एज अ वर्ब है, ये नॉट क्या कर रहा है, इसको आपका क्वालिफाई कर रहा है। तो ये नॉट मैंने आपको क्या समझाया, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। यहाँ पर आपकी ये चीज़ जो है काम आती है। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस निकल के आ गया ये अपना, ये आपका एज अ एडवर्ब ऑफ नेगेशन यूज़ हुआ है। अच्छा, एडवर्ब क्यों है, क्योंकि अटेंडिंग क्या है आपका, कहीं ना कहीं इसमें वर्ब का फंक्शन भी तो छुपा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, सेमी वर्ब है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। बात को समझ पा रहे हो ना। बिल्कुल आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलनी है। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस निकल के आया है, इसको आप बड़े अच्छे से नोट करके रख लो। नॉट का बड़ा अच्छा इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है ना। चलो, अब ये क्या है अपना, टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा अपना यहाँ पर प्रपोजिशन, और आपका वर्क हो जाएगा, ये क्या वर्क क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, चलो क्वेश्चन नंबर 187 समझते हैं क्या है अपने पास में। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, है ना, यानी कि ये क्या था, आज का दिन रेनी था तो मैं बाहर नहीं जा पाया। अब इस क्वेश्चन को समझना, मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताता हूँ। अब देखो, कभी भी आपको एक नोट कर लेना ये चीज़ आप, कि कभी भी जब आपका कॉम्बिनेशन होता है ना सेंटेंसेस का, कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो कभी भी आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंसेस का, तो क्या हो रहा होता है पता है, तो उसमें कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपका बस एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो पूरे सेंटेंस में, और उस सब्जेक्ट को लेके दो दो एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हो, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। और कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल होगा, अगर मुझे एक ही सब्जेक्ट चाहिए, तो दोनों के दोनों जो भी आपके एक्शन हो रहे हैं पूरे के पूरे सेंटेंस में, वो आपका एक ही सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्म कर रहा हो, क्लियर है ना। आपका जो डूअर हो एक ही पर्सन हो, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट हो दोनों सेंटेंसेस में वो एक ही बंदा हो, क्लियर है, तभी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस हो पाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, इस वाले आपको जो आपका ये वाला सेंटेंस है आई कुड नॉट गो आउट, इसमें आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, आई, ठीक है ना। तो अब ये जो रेनी डे है ये भी क्या मैं ही हूँ, क्या मैं रेनी डे हो सकता हूँ, क्या नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, इस वाले सेंटेंस को अब अपना अलग से सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, आपका इट बीइंग अ रेनी डे, मतलब कि ये जो है आज का दिन वो आपका रेनी डे है, यानी कि इट क्या कर रहा है, आपका रेनी डे के बारे में बता रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, डमी सब्जेक्ट भी बोल देते हैं, क्लियर है ना। ये अपने आप में सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं ये रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल देते हैं डमी सब्जेक्ट। ये आपका एम यहीं पर चिपका हुआ है, डबल एम होता है, ठीक है। चलो, अब देखो इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग से थोड़ी सी ऊपर से बात गई होगी, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। देखो क्या होता है आपका, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपसे बोला रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, इसके बाद में मैं आपसे बोलूँ आई रिटर्नड इट टू द लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी, ठीक है। अब अच्छा, अब आप इस सेंटेंस में देखो, जरा बड़े ध्यान से देखना। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि रीडिंग द बुक, बुक को किसने रीड किया होगा, बताओ जरा मुझे, इसका डूअर कौन है। तो बुक को रीड किसने किया भाई, यहाँ पर मैंने ही किया होगा, आई जो मैं हूँ, है ना। इसके बाद में आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, और इसको रिटर्न किसने किया, तो मैंने ही किया। इन दोनों केसेस में, दोनों साइड जो आपके टेंसेस हैं, इन दोनों में मेरा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आई सब्जेक्ट ही तो है। यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर एक है तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, मुझे दो दो बार सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने रीडिंग द बुक अकेला लिख दिया, कोई इशू नहीं है, है ना। तो
आपका यहाँ पर क्या यूज़ हो गया, क्या आई एक ही बार यूज़ हुआ है सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया, बात को समझ पा रहे हैं। आपका यहाँ पर क्या था, सेंटेंस एक ही था। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से मैं आपको बोल देता हूँ इट वॉज अ इट वॉज अ रेनी डे, इट वॉज अ रेनी डे, आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट गो आउट, यानी कि ये जो है रेनी डे था, मैं बाहर नहीं जा सका, ठीक है ना। अब क्या मैं इन दोनों सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन करा सकता हूँ? क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाहर किसे जाना है, बाहर कौन नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया। और रेनी डे क्या मैं था? नहीं, मैं नहीं था, ये आज का दिन जो है वो रेनी डे था। तो दोनों के जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इट का यूज़ अलग होगा सेपरेटली, और यहाँ पर आई का यूज़ सेपरेटली होगा। तो अब आपको समझ में आ पाई ये बात कि कब हम दोनों की दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं। अब आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, रट्टा बना देते हैं कि भाई यहाँ पर आपका बीइंग प्लस में क्या आएगा, V1 आए, बीइंग प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। तो पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें हैं, रूल्स के नाम पे पता नहीं क्या क्या भर रखा है, मतलब खैर। आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? नॉर्मल सा आपका यहाँ पर आपका जो बेसिक डेली यूज़ में जो आप यूज़ करते हो, उन्हीं सारी चीज़ों का यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना। चलो हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके फिर, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टाइपुलेटेड टाइम, यानी कि वो कैपेबल है इस काम को करने के लिए विद इन द स्टाइपुलेटेड। अच्छा, स्टाइपुलेटेड क्या टाइम होता है? जितना मैं आपको टाइम एक फिक्स करके जैसे स्टाइपेंड होता है ना, स्टाइपेंड क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाता है एक फिक्स टाइम पे सर्विस करने के लिए। आपको अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ मेहनताना दिया जाता है, उसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। इसी तरीके से स्टाइपुलेटेड क्या होता है, आपको एक फिक्स टाइम पीरियड का जो आपको टाइम दे दिया जाए कि बोल दिया जाए इतने टाइम में आपको कोई काम कंप्लीट करना है, तो उसमें को हम बोल देते हैं स्टाइपुलेटेड। अच्छा, अब आपका कभी भी आपको कैपेबल दिख जाए, कैपेबल के साथ हमेशा आप याद रखो, ध्यान रखो इस बात को, कैपेबल हमेशा आपकी ऑफ प्रपोजिशन के साथ सेटिस्फाई हो रहा होता है। कैपेबल के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन आती है? देखो प्रपोजिशन के केस में क्या हो जाता है ना, ये आपकी फिक्स प्रपोजिशन होती हैं जिनका आपको यूज़ करना होता है, तो ये थोड़ी सी आपको बस देखनी होती है, बस यही इशू है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है आपका फिर। तो कैपेबल के साथ क्या यूज़ होगा? हमेशा ऑफ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? ऑफ। कैपेबल ऑफ, आई एम कैपेबल ऑफ बोलते हैं ना, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ही इज़ कैपेबल टू डू हिज वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ दिस वर्क, है ना। यानी कि ही इज़ कैपेबल ऑफ, और इसके आगे अच्छा, अब मुझे डू का सेंस भी तो बताना है। अगर मैंने डू हटा दिया, क्या आएगा यहाँ पर? कैपेबल ऑफ। अब देखो जरा से यहाँ पर इसको हटाता हूँ, दूसरे पेन का यूज़ करते हैं एक बार, रेड पेन का यूज़ करते हैं। देखो ही इज़ कैपेबल, अब मैंने यहाँ से टू डू हटा करके ऑफ तो लिख दिया। अब इस ऑफ को क्या चाहिए? ऑफ अपने आप में क्या एक प्रपोजिशन है कि नहीं है? अब इस प्रपोजिशन को अपना ऑब्जेक्टिव भी तो चाहिए। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा डू को नहीं लिखूंगा, क्या लिख दूंगा? डू को डूइंग लिख दूंगा, जिससे ये मेरा क्या बन जाएगा? जीरंड बन जाएगा। अब आपको क्या हटा दिया जाता है ऐसे ही कि ऑफ के बाद में क्या आएगा? V1 प्लस का ING ही आएगा। तो क्यों आएगा? वो तो आपको नॉर्मल सी बात है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ अभी तक, है ना। तो ऑफ क्या आ जाएगा? डूइंग आ जाएगा। डूइंग क्यों आएगा? क्योंकि ये जीरंड है, और जीरंड क्या होता है आपका? एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो एज अ नाउन भी एक्ट करेगा, एज अ वर्ब भी करता है। वो आपका सेमी वर्ब का केस जब जब आएगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। आपको समझनी होंगी ये सारी चीज़ें, अपने दिमाग में बैठाओ। अपनी जो दिमाग का समझने का एरिया है ना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते जाना है हमको, ठीक है ना, डे बाई डे। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग हो जाएगा, ठीक है ना। डूइंग क्यों हुआ? क्योंकि हमें जीरंड चाहिए है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा फिर? डूइंग इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टाइपुलेटेड टाइम, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें एरर मिली है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। देखो अगला क्वेश्चन फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 189 समझते हैं। इसको जरा पॉज करके एक बार खुद से सोचने की कोशिश करो, ठीक है ना। बहुत ईजी सा है, वो क्या, अगर आपने पढ़ी है तो आपको अभी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है? आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ना आपको मैं दो वर्ड के बारे में बताता हूँ। पहला वर्ड होता है आपका इंश्योर, ठीक है ना, और एक वर्ड होता है आपका एश्योर। क्या होता है भाई? दूसरा वर्ड आपका एश्योर होता है। अब देखो इन दोनों वर्ड में क्या हो रहा होता है, आपका इंश्योर का मतलब क्या होता है? इंश्योर का मतलब तो होता है कि कोई भी चीज़ है जिसकी आप क्या कर रहे हो, कि कोई चीज़ हो रही है और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आना है, उस रिजल्ट की आप गारंटी ले रहे हो, ठीक है ना। लेट्स से गारंटीइंग गारंटीइंग पीपल पीपल अगेंस्ट
रिस्क, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, वो किसके लिए होती है, आपका कोई भी जो एक्सीडेंट होने वाला है वो तो आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपका इफ़ेक्ट आएगा आपकी फैमिली के ऊपर या आपका जो भी आपकी रिस्पेक्टिव आपसे के ऊपर जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना पड़ पाए, इसके लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करा रहे होते हैं, ठीक है ना। ताकि अगेंस्ट रिस्क आपको जो है रिस्क ना हो, उसकी गारंटी हमारे पास है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंश्योरेंस है हमारे पास। तो उसका मतलब होता है इंश्योर करना। लेकिन एश्योर का मतलब क्या होता है, एश्योर हम करते हैं विद रेफरेंस टू अ पर्सन, ठीक है ना। विद रेफरेंस, ये आपका स्पेशली रेफरेंस किया जाता है किसी पर्सन को लेकर के, विद रेफरेंस टू एनी पर्सन। अच्छा, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके सिनोनिम्स वाली जो क्लास चल रही है ना, वो जरूर देखा करो, उसमें सारे वर्ड्स ऐसे ही कराए जा रहे हैं जो मैम कराती हैं। उसमें आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको इस जो एरर में भी हेल्प करेंगे, वोकैब में भी हेल्प करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, ठीक है ना, विद एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को लेके मैं किसी पर्सन के रेफरेंस में क्या करूं, इंडिकेट करूं, indicate that something will definitely happen, something will definitely happen, ठीक है ना। ये आप लिख लेना, क्या है आगे, definitely happen, यानी कि कोई चीज़ है, मैं क्या करूं, किसी पर्सन के रेफरेंस में लेकर के मैं कोई बात बताऊं, मुझे किसी पर्सन के बारे में हर चीज़ बताया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, उस पर्सन के बारे में गारंटी दे सकता हूं कि ये जो है ऐसी चीज़ पर्टिकुलरली होके ही रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अपने सर्वेंट को तो साथ में भेज दिया, लेकिन मैं अपने सर्वेंट को साथ में भेज दूंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एश्योर नहीं कर सकता हूँ उस पर्सन के बारे में, सर्वेंट है जो मेरा, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, तो एश्योर, ठीक है ना। ये एश्योर लिख लो यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका, एश्योर नहीं कर सकता हूँ, है ना। मतलब कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आप वहाँ पर डेफिनेटली टाइम पर पहुँचोगे ही, ठीक है ना, दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। यानी मैं अपने सर्वेंट को भेज तो दूंगा, लेकिन मैं ये एश्योर नहीं कर सकता कि भाई मेरा जो सर्वेंट है वो जाके टाइम पर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर आपका कोई रिस्क तो है नहीं, ठीक है ना। तो कभी भी आपका रिस्क के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योर का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मुझे नॉर्मल किसी पर्सन के बारे में कोई बात बतानी है कि ये डेफिनेटली होकर रहेगी, उसके लिए मैं बोलता हूँ एश्योर, ठीक है ना। क्लियर है, आप सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अपना एक होता है सिग्नेचर, क्या होता है, एक एक होता है अपना सिग्नेचर और एक होता है साइन, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली सिग्नेचर का मतलब तो होता है अपने हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। साइन का मतलब आपका हस्ताक्षर करना, जो आप साइन कर रहे होते हो वो भी इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, ठीक है ना, इंडिकेट करना भी होता है, और आपका बेसिकली सिग्नेचर की सेंस भी आ रही होती है, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो क्या है, जो आपका सिग्नेचर होता है वो आपका एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है ना, सिग्नेचर एज अ नाउन यूज़ हो रहा होता है। और ये जो आपका साइन है ना, ये साइन आपका क्या हो जाता है, साइन आपका हो जाता है एज अ वर्ब यूज़, ठीक है। जब आप किसका यूज़ करेंगे, इसमें साइन, सिग्नेचर का जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है आपकी साइन, ठीक है ना। तो उसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, याद रखना ये बात, सिग्नेचर क्या होता है, नाउन होता है, साइन होता है आपका वर्ब। लेकिन अगर इंडिकेट कर रहे हो तो उस केस में आपका साइन एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। साइन एज अ नाउन यूज़ हो सकता है अगर हम इंडिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके साइन की सिग्नेचर करने की ही, तो एज अ वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे बच्चों को। देखो, अब अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूँ, लेट्स से मैंने आपसे बोल दिया पहला एग्जांपल कि देयर वाज नो साइन, देयर वाज नो साइन, देयर वाज नो साइन ऑफ हिज रिटर्निंग फ्रॉम बगदाद, ठीक है ना। तो वो क्या किया, वो क्या हुआ है, उसका कोई भी हमें साइन नहीं है, मतलब कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो बगदाद से लौटेगा या नहीं लौटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये एज अ इंडिकेशन यूज़ हुआ है। क्या हुआ है, इसका मतलब एज अ इंडिकेट करने की तरह यूज़ हुआ है ना। और मैंने इंडिकेट करने की तरह जब ये यूज़ होता है, तो मैंने क्या बताया, किसकी तरह यूज़ होता है, एज अ नाउन यूज़ होता है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं क्या मेरी। तो ये जो आपका नाउन की तरह यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये नो क्या कर रहा है, नाउन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, नाउन को जो है इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो नो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ, इंडिकेट वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अब ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपका साइन है एज अ वर्ब यूज़ होता है जब इसका मतलब हो सिग्नेचर का। तो ही साइंड द डाइवोर्स पेपर्स,
ठीक है ना। तो उसने क्या किया, साइन कर दिया डाइवोर्स पेपर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सिग्नेचर ही तो की है, लेकिन ये क्या हुआ है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, V3 फॉर्म यूज़ हो रही है इसकी, है ना। तो बात समझ गए, जब हमें एज अ वर्ब यूज़ करना होगा सिग्नेचर का मतलब, तो वहाँ पर मैं साइन का यूज़ करूँगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब अपने क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द लायर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, टू पुट हिज साइन। अब देखो यहाँ पर मुझे ये क्या है, द लॉयर तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आस्क क्या हो गया, आस्क इसका क्या हो गया भाई, ये वर्ब हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लेनेंट हो जाएगा। इसके बाद में टू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। पुट क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पीओ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हिज साइन। अब ये देखो पुट हो गया, ठीक है यहाँ तक बात। तो अब टू पुट हिज साइन, अब बात को समझना, बात की गहराई को बड़े ही ध्यान से समझना। यहाँ पर आपका ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट पुट नहीं होगा, बात को देखना जरा ध्यान से। अब ये जो साइन है ना, ये साइन आपका अगर आ रहा है, तो ये जो हेज है, हेज क्या कर रहा है, साइन के बारे में पोजेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और ये आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है, पॉजेसिव सॉरी एडजेक्टिव है। क्लियर है। अब अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ में एक नाउन आना चाहिए जिसको ये अपना पोजेशन दिखाएगा। तो यहाँ पर आपका साइन एज अ वर्ब यूज़ होगा कि एज अ नाउन यूज़ होगा। तो एज अ नाउन यूज़ होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका सिग्नेचर आना चाहिए। बोलो हाँ कि नहीं, क्या आना चाहिए, सिग्नेचर आना चाहिए। अब ये सिग्नेचर है, ये जो अब इसमें टू पुट है ना, ये टू पुट आपका क्या है पता है, ये टू पुट आपका इन्फिनेटिव है। इस बात को आप जरा सा ध्यान रखा करो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो टू पुट क्या होगा, ये प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पुट क्या है, पुट आपका नाउन थोड़ी है, पुट क्या है आपकी एक वर्ब है। और टू प्लस का V1 क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होता है। क्लियर है। तो बताओ अब मुझे यहाँ पर, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा सेंटेंस में, ये आप जरा मुझे कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। आज चलो, हिज क्या हो जाएगा, हिज इसका पोजीशन बता रहा है, सिग्नेचर इसका क्या हो जाएगा, हिज सब्जेक्ट, हिज का नाउन निकल के आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये एज अ नाउन यूज होगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, ऑन क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात सारी समझ में आएगी नहीं आई, बोलो हाँ। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। वैन यू हैव गोन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न दैम टू अस। यानी जब तुम क्या करो, पेपर से गो थ्रू हो जाओ, यानी कि जब तुम उनसे देख लो एक बार उन पेपर्स को, तो उसके बाद काइंडली हमें रिटर्न कर देना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में आपका पूरा करेक्ट सेंटेंस है, कोई भी में एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 क्या है अपने पास, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस एनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। यानी कि यू कुड बी बेटर ऑफ। अब देखो बात समझना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज। अब बात किसकी हो रही है, दीज डेज की बात हो रही है ना, मतलब कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, ये जो आज के दिन है ना। तो दीज डेज का मतलब क्या हो रहा है, आपका प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कुड बी का यूज़ करोगे क्या, किसका यूज़ करोगे, यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका आर आना चाहिए। तो यू आर बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस एनेबल्स यू। ये देखो अगला सेंटेंस भी आपका किस में है, ये प्रेजेंट में निकल के आ रहा है, समझ में आ गया। ये आपको दो इंडिकेशन यहाँ पर काफ़ी थी, आपको अगर एक इंडिकेशन भी मिल जाती तो उससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस पूरा अपना क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। तो हमने प्रेजेंट में कर दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक समस्या कोई, ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको। चलो यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। एंड आज के सेशन में आपको सारे के सारे सेंटेंसेस समझ में आए कि नहीं आए, बोलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर कोई दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो ग्रुप है उसमें जाकर के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। अगर से अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड इसके अलावा अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। उनमें हमने बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को कवर किया हुआ है। खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।